लुट गए एक ही अंगराई में ऐसा भी हुआ, उम्र भर फिरते रहे बन के जो होशियार बहुत। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, अपने शासन के 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने देश को फटेहाल और लाचार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी और कोविड लॉकडाउन की मार झेलते हुए जब आम आदमी की हालत इतनी पस्त हो गई कि वो रोजमर्रा के जीवन यापन के इंतजाम में ही जुटा हुआ है, ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक तरफ महंगाई का चाबुक उसकी पीठ पर मारा और दूसरी तरफ किफायत बरतने का मखमली जूता भी मारा। पेट्रोल डीजल बचाने, फिर सोना न खरीदने, एक साल तक विदेश न जाने, यूरिया का कम इस्तेमाल करने, इन तमाम बातों को नरेंद्र मोदी ने जनता से इस ढंग से की है वो जूता मारने जैसी ही है। इधर सरकार की मार से बिलबिलाई जनता अगर ये सोचती है कि उसे न्यायपालिका से कोई राहत मिलेगी तो ये उसकी खुशफहमी ही है, क्योंकि वहां से इस देश के बेरोजगार युवाओं की हैसियत कॉकरोच जैसी बता दी गई है। और अगर आप विद्रोही तेवर रखते हैं तो फिर खुद को परजीवी कहलाने के लिए तैयार हो जाइए। नरेंद्र मोदी के बनाए गए नए भारत में न जाने कितने बिल बन चुके हैं कि कहीं गरीब जनता को दीमक कहा जाता है, कहीं बेरोजगार को कॉकरोच कहा जाता है। व्यवस्था से नाराज लोग लोकतांत्रिक दायरे में रहकर आंदोलन करें तो जनता को आंदोलनजीवी कहकर अपमानित किया जाता है। सत्ता के जैसी ही निचले स्तर की भाषा अदालत से भी सुनने मिल रही है और यही नए भारत का और अच्छे दिनों का सच है। एक तरफ मुसीबतों में जनता को धकेल कर उसी से त्याग करने को कहा जा रहा है, जो इस पर सवाल उठाए उसे देश विरोधी कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ लगातार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उस जनता के लिए हो रहा है जिसे कभी लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहा जाता था। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए चुनावी जीत ही सर्वोपरि है। जनता के सरोकारों से उसका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव जीतने की खातिर स्वांग धरकर मंदिरों में जाने और फिर रील बनवाने पर उनका जोर रहता है। उस पर तुर्रा यह कि मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं। अगर काम करना होता तो उनका ज्यादा वक्त दिल्ली और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में बीतता, लेकिन वहां तो मोदी कभी कभार ही नजर आते हैं। इस समय भी मोदी 5 देशों की यात्रा पर 7 दिनों के लिए विदेश से बाहर हैं। यूरोप में कुछ दिन गुजार कर वापस आएंगे, तब दोगुने उत्साह से काम में लगेंगे या काम पर लगेंगे, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि 12 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि मोदी का एक पैर देश में और दूसरा विदेश में रहता है। जब देश में रहते हैं तब भी सही समय पर सही फैसले लेने की जगह उनका दिमाग इसी में चलता रहता है कि किस तरह 2029 का चुनाव भी बीजेपी जीते और उसके बाद भी बीजेपी का राज ही चलता रहे। इसके लिए चाहे संविधान बदलना पड़े, संवैधानिक संस्थाओं की साख खत्म करनी पड़े या लोकतंत्र को चोट पहुंचाने वाले फैसले लिए जाएं, लेकिन बीजेपी को या मोदी को अब किसी बात का लिहाज नहीं रह गया है। आप जानते हैं, पहले लगता था कि मोदी शासन में संविधान और लोकतंत्र को ही खतरा है, लेकिन अब तो जनता के सम्मान पर भी उतना ही बड़ा खतरा नजर आ रहा है। 2014 से पहले भी देश में बहुत तरह का असंतोष और सरकार से नाराजगी देखने को मिलती थी। यूपीए सरकार आप याद कीजिए, यूपीए यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने जनता का गुस्सा भी खूब सहा, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, स्त्री सुरक्षा, किसान आत्महत्या जैसी सारी समस्याओं के बावजूद ऐसी निर्लज्जता नहीं देखी गई कि सरकार समस्याओं का ठीकरा विपक्ष पर या जनता पर फोड़े। मोदी सरकार का तो रवैया ऐसा ही है मानो देश चलाने और देश बचाने की जिम्मेदारी जनता की है। सरकार सिर्फ जनता के टैक्स पर मजे करने के लिए है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी जनता को बार बार अपमानित कर रहे हैं, और यह भी समझेंगे कि क्या अब देश को राहुल गांधी की बात सुननी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं 15 मई और 1 मई के राहुल गांधी के 2 पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि महंगाई की मार कैसे पड़ने वाली है। 15 मई को राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। आपको बता दूं कि शुक्रवार को जब पेट्रोल और डीजल 3 रुपए और सीएनजी 2 रुपए महंगा कर दिया गया, तब राहुल गांधी ने यह पोस्ट लिखी कि मोदी सरकार की गलतियों का खामियाजा जनता से किस्तों में वसूला जाएगा, क्योंकि इससे पहले दूध के दाम बढ़ चुके हैं और सिलेंडर भी महंगा कर दिया गया है। यानी हर तरफ से महंगाई बढ़ चुकी है, जिसकी चपेट में केवल आम जनता ही आएगी। अमीरों को इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
इससे पहले राहुल गांधी ने 1 मई को ही बता दिया था कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है। तब पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था, कह दिया था चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा, एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ये चुनावी बिल है। फरवरी से अब तक 1380 की बढ़ोतरी, सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल डीजल पर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई ज्योतिषी हैं जो ग्रह नक्षत्र देखकर भविष्य बताते हैं, बल्कि राहुल जो बातें कहते हैं कायदे से वो सब मोदी को पहले बता देनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास कितना पैसा जमा है, कितने दिनों का तेल और गैस बचा है, आगे कहां से मिलने की उम्मीद है, कहां से नहीं, ये सब पीएम होने के नाते मोदी को अच्छे से पता है। फिर भी वो जनता के सामने पूरा सच नहीं बोलते और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। मोदी हर बार यही तो करते हैं। जब भी देश में समस्याएं आईं, मोदी ने आकर केवल भाषण दिया। राहुल गांधी जैसे लोग समझाते रहे कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन मोदी ने कभी भी विपक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। नोटबंदी और जीएसटी के वक्त राहुल गांधी ने बताया था कि छोटे और मध्यम उद्योगों पर असर पड़ेगा। फिर कोविड महामारी के वक्त भी पहले से सावधानी बरतने की सलाह राहुल गांधी ने दी और अभी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि गैस और तेल सबकी किल्लत होगी, करोड़ों लोगों को इससे तकलीफ होगी। मोदी चाहते तो राहुल गांधी की बात सुनते, लेकिन उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाया, उनकी बातों का। लोगों से त्याग की अपील की, कभी खुद पर उसे लागू नहीं किया। चाहे सवाल विपक्ष ने किए हों या छात्रों और किसानों ने पूछे हों, मोदी कभी जवाब नहीं देते और गोदी मीडिया इसे लेकर इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता देता है। मोदी भी आत्ममुग्ध होकर दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनके कारण भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है। अभी नीदरलैंड्स में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 13 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें करोड़ों लोगों का भरोसा मिला है और इसे वो अपनी पूंजी बता रहे हैं। लेकिन इधर देश में चाहे नीट पेपर लीक के विरोध में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं या वोट चोरी के आरोप जो लगाए जा रहे हैं, उस पर मोदी कुछ क्यों नहीं कहते हैं, बल्कि अब तो चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की चयन प्रक्रिया पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है। गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर सवाल किया कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था की नियुक्ति में इतना एग्जीक्यूटिव का नियंत्रण क्यों है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने नया कानून बनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के अलावा एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है। यानी खुलेआम ये तय किया जा रहा है कि चुनाव आयुक्त सरकार की पसंद का ही होगा। इस पर राहुल गांधी तो सवाल उठा ही चुके हैं। कई याचिकाएं भी दाखिल हुई, जिस पर सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी की कि कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जा नहीं सकते, लिहाजा फैसला 2:1 के बहुमत से हो जाएगा और जिसमें सरकार का पक्ष ही भारी रहेगा। इसके बाद कोर्ट ने पूछा, स्वतंत्र नियुक्ति का ये दिखावा क्यों। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह भी कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। वहां हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था या रूल ऑफ लॉ की बात है, लेकिन लोकतंत्र बनाए रखने और शुद्ध निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीजेआई क्यों नहीं हो सकते। क्या लोकतंत्र कम महत्वपूर्ण है? जरा सोचिए दोस्तों कि कैसी हालत देश की हो चुकी है कि अदालत ये पूछ रही है कि क्या लोकतंत्र कम महत्वपूर्ण है। 2014 के पहले क्या कभी ऐसी स्थिति आई थी, ऐसी हालत हुई थी? कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकारें भी देश में रहीं जिनकी अपनी खामियां और खूबियां हैं, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने मोदी जैसे देश को इस हाल में नहीं पहुंचाया जहां कदम कदम पर लोकतंत्र के घायल होने के सबूत मिले। जब अदालत से ही लोकतंत्र के महत्व की बात उठाई जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जमीन पर हालत बहुत खराब हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी टिप्पणी पहली बार आई है। चंडीगढ़ में जब मेयर चुनाव में धांधली ऑन कैमरा पकड़ाई थी, तब भी अदालत ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स से लेकर एसआईआर तक कई मुद्दों पर सुनवाई में अदालत से ऐसी टिप्पणियां आ चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि लोकतंत्र नाम का कोई यहां हमारे देश में कोई चीज बची ही नहीं है। यानी लोकतंत्र नाम का बचा हुआ ये कह सकते हैं। और मोदी सरकार पर विपक्ष अंकुश न लगाए तो जो थोड़ा बहुत जनता को अपने हक का एहसास है वो भी खत्म हो जाए। वैसे व्यवस्था की खामियों पर विपक्ष के साथ साथ कई बार जनता ने भी आवाज बुलंद की है। चाहे किसान आंदोलन हो या सीए हो या एसआईआर में नाम
कटने की नाराजगी हो। लेकिन जब सिस्टम पर नाराजगी जताने के लोकतांत्रिक अधिकार पर भी जनता का अपमान हो रहा है। हालांकि शनिवार को सीजेआई ने सारी स्थिति साफ कर दी कि उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। सीजेआई ने कहा है कि मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से कानूनी पेशे जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में घूम रहे हैं और इसीलिए वे परजीवियों की तरह हैं। सीजेआई ने कहा है कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। शुक्रवार को देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया जब एक वकील ने याचिका में शिकायत की कि दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर वकीलों के नामांकन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने में देरी कर रहा है और इस पर अवमानना कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि काले कोट पहने ऐसे हजारों फर्जी लोग घूम रहे हैं जिनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। सीबीआई को इस मामले में कुछ करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कॉकरोच जैसे युवा हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और पेशे में उनकी कोई जगह नहीं है। उनमें से कुछ मीडिया में जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और कुछ अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और आप लोग अवमानना याचिकाएं दायर करते हैं। इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया के जरिए काफी नाराजगी व्यक्त की गई। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि आपकी हालिया टिप्पणियों में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह मुझे भी गहराई से विचलित किया है। जब एक संवैधानिक लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करते हैं तो ये केवल व्यक्तिगत आक्रोश का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने लगता है। हालांकि शनिवार को सीजेआई ने सारी स्थिति साफ कर दी कि उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। सीजेआई ने कहा कि मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की मदद से कानूनी पेशे जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य सम्मानित पेशों में भी घुस आए हैं, इसीलिए वो परजीवियों की तरह हैं। सीजेआई ने कहा कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। गनीमत है कि सीजेआई ने सारी बात साफ कर दी और बता दिया कि उन्होंने किन लोगों को कॉकरोच और परजीवी कहा, वरना पीएम मोदी तो किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। आप देखिए कि नीट पेपर लीक के कारण कैसे लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लग गया, लेकिन मोदी ने अफसोस के दो बोल नहीं कहे। अपनी जिम्मेदारी लेना तो बहुत दूर की बात है और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। देश पर जब भी मुसीबत आई, मोदी ने नेहरू या कांग्रेस को कोसकर काम चला लिया या फिर जनता से देश के लिए आहुति मांगी। अरे भाई साहब, इस देश की जनता ने तो बार बार अपने से पहले देश को रखा है, राष्ट्रवाद को ऊपर रखा है और जब जितना बन पड़ा उतना इस देश की जनता ने योगदान दिया है देश के लिए। अभी भी आपकी सारी ज्यादती सहते हुए जनता अपना काम किए जा रही है। सवाल यह है कि आप बड़ी बड़ी बातों के अलावा काम करके कब दिखाएंगे। 12 साल हो गए अच्छे दिनों के इंतजार में, क्या यह इंतजार कभी खत्म होगा? खैर, शायर सैयदा नफीस बानो शम्म ने ठीक ही फरमाया है कि ख्वाब और नींदों का खत्म हो गया रिश्ता, ख्वाब और नींदों का खत्म हो गया रिश्ता, मुद्दतों से आंखों में रत जगों का मौसम है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।